ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ द जुडिशरी। ठीक है, हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के थर्ड पार्ट में अब पहुंच गए हैं। फर्स्ट था लेजिस्लेचर, सेकंड था एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में था about the parliament, functions of parliament, then we have discussed the powers of both houses। फिर हम एग्जीक्यूटिव में आए। एग्जीक्यूटिव में हमने देखा पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव का डिफरेंस। फिर हमने देखा about the council of ministers, then we have seen how prime minister is appointed and we have seen the powers of prime minister। We have already discussed the categories of ministers, cabinet, state ministers with independent charges and the state minister। That then we have already discussed about the president and the powers of president, और थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए, और यू कैन कंपेयर विद सम अदर कंट्री ऑल्सो। नाउ कम टू द थर्ड वन। जुडिशरी का काम अगर आप एक लाइन में बोलें तो इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अगर हमने कहा कि कोई भी लॉ बन गया और वो लॉ ठीक से लागू नहीं हुआ या लोग उसको ठीक से नहीं मान रहे हैं, तो कौन उसे प्रोटेक्ट करेगा? सो द जुडिशरी विल प्रोटेक्ट इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी कंट्री में वी आर फॉलोइंग फेडरल सिस्टम, जो क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हमारे यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो 6 में पढ़ी थी, पंचायती राज। देन स्टेट गवर्नमेंट होती है जो क्लास 7 में आपने पढ़ी थी, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। फिर पार्लियामेंट कैसे काम करती है ये हमने क्लास 8th में पढ़ा। क्लास 9th में हम तीनों को कंबाइन एक किस्म से पढ़ रहे हैं। लेकिन जुडिशरी में हमारे यहाँ क्या होता है कि जुडिशरी का हमारा एक सिंगल सिस्टम है। जुडिशरी में एक पिरामिड टाइप बना है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स। और ये जो कोर्ट्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट अपना अपना काम इंडिपेंडेंट करती हैं, एक दूसरे को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत जुडिशरी का याद होगा जब आपने क्लास 8th में आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये सब कुछ पढ़ा था, तो आपको याद होगा एक ट्रायंगल जैसा डायग्राम भी बना था जिसमें सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट आपको बताए थे। आपको ये कुछ इमेजिनरी कंडीशंस बताई हैं कि अगर सोचो कि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट हो लेकिन जजेस को पावर्स ना मिले, पावर्स हों लेकिन अगर लोगों को ये विश्वास ना हो कि कोर्ट फेयर जजमेंट देगी, तो क्या होगा? तो आप देखोगे कि हम लोग जो अपने को एक सिक्योर फील करते हैं वो बिकॉज ऑफ आवर इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम के कारण करते हैं। चाहे हमारे कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो, पर्सनल झगड़े हों, या कभी हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें ये एक इंश्योर हम रहते हैं कि हमें हमारे राइट्स मिलेंगे बिकॉज कोर्ट इज़ देयर। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिपेंडेंट एंड बहुत पावरफुल है। ठीक है, अलग अलग तरह के हमारे कोर्ट्स होते हैं, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम इस कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे नेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, district courts and the courts at local level। India has integrated judiciary। integrated judiciary मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जुड़े होते हैं। मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल ऑल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट पे भी कंट्रोल कर सकता है, लोअर कोर्ट्स पे भी कंट्रोल कर सकता है। इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है। एक बार जब प्रेसिडेंट इनको जज बना देता है तो इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जुडिशरी पर एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा तो वो इंडिपेंडेंट
जजमेंट नहीं दे पाएंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि उन पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। अब कोई भी अगर मान लो तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे अपना समझौता करने? हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे बच्चों, हम लोअर कोर्ट से शुरू करेंगे। पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे कि हमारी लड़ाई हो गई है, ये इसने मेरा ऐसा काम कर दिया, और अगर हमें वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा देन वी कैन गो टू द हाई कोर्ट। ये पूरा प्रोसीजर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट किस पे कौन है जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ कंट्री, इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। कोर्ट्स किसको कर सकते हैं? बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट, बिटवीन द गवर्नमेंट एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। ये केसेस हैं जो कि कोर्ट्स, कोई एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन के बीच में झगड़ा हो जाए, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, 2 स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ने लगे, 3 स्टेट गवर्नमेंट लड़ने लगे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये जो है उस समय ये सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। सेकेंड, इट इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केस, इट कैन हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। मान लीजिए आपको वो क्या थी याद नहीं आ रही, शांता या क्या, जो एक नौकरानी की कहानी थी, या कहीं और भी आपने सुना होगा कि हमने केस कर दिया, केस का डिसीजन हो गया और केस में मान लो कि आप जीत गए और मैं हार गई, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, तो आई कैन अपील। अपील का मतलब, अपील इज़ अ रिक्वेस्ट टू रिकन्सीडर जजमेंट। जैसे आप क्रिकेट खेलते हुए देखते हो ना कि कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो वो अपील करता है, वो एम्पायर को रिक्वेस्ट करता है कि आप दोबारा सोचिए, मैं तो आउट नहीं हुआ। ऐसे ही अपील का मतलब होता है कि हम हाई कोर्ट से बोलते हैं कि देखिए हमको डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, आप दोबारा अपने डिसीजन को सोचिए। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर नहीं करते। एंड वी कांट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, हमको पहले हाई कोर्ट जाना होगा। अगर हम हाई कोर्ट से डिसीजन हमें नहीं पसंद आता देन वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि जुडिशरी पे कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मीनिंग है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पार्टी इन द पावर। ठीक है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, जज उनसे इन्फ्लुएंस या उनका ऑर्डर फॉलो नहीं करते। मिनिस्टर कैन नॉट गिव ऑर्डर टू द जजेस। ठीक है, इसलिए वो जो हैं वो इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। जजेस को चुनता कौन है? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इसमें फ्री नहीं होते कि किसी को भी जज के लिए उसका नाम नहीं दे सकते। उसका एक शेड्यूल होता है, उसका एक एलिजिबिलिटी होती है कि किसको दे सकते हैं, उसी के नाम को प्राइम मिनिस्टर आगे दे सकते हैं, अपने मन से किसी को भी नहीं बना सकते। तो इसमें आप देखेंगे कि बाकी मिनिस्टर में वो किसी का भी नाम अपनी पसंद से दे सकते हैं, लेकिन जजेस में उनकी पसंद से नहीं चलेगा। ठीक है। सीनियर नॉर्मली क्या होता है, जो सीनियर जजेस of Supreme Court select a new judges of Supreme Court and the High Court. This is very little scope of interference of any political executive. बहुत कम चांस होता है कि पॉलिटिकल लोग उसको कुछ इन्फ्लुएंस कर सकें। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जो सबसे सीनियर होता है नॉर्मली उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियरली possible to remove him from his or her position. It is as difficult as removing the president of India. A judge can be removed only by impeachment movement passed separately by the 2/3 member of 2 houses of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. अगर प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना होता है तो इम्पीचमेंट मोमेंट होता है, जिसमें
जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2/3 मेंबर्स बोले कि इनको हम हटाना चाहते हैं। ऐसा आज तक इंडिया में हुआ नहीं। ऐसा ही जज को भी हटाना बहुत मुश्किल होता है। इम्पीचमेंट मोमेंट लाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, और ऐसा इसलिए किया है जिससे वो डर के काम ना करें। अगर उनको हर समय ये लगे रहेगा कि हमको हटा सकते हैं तो वो फिर इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है। The judiciary in India is the most powerful in the world. Supreme Court and High Courts have power to interrupt. अब क्या काम है? हमने बताया कि वो डिस्प्यूट्स को करते हैं, ये तो बता ही दिया कि अलग अलग तरह के डिस्प्यूट, झगड़े। इसके अलावा ये मोस्ट पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप बोलते हो ना, मैडम ये पॉइंट नहीं समझ आया, दोबारा समझा दीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई चीज़ अगर मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही है या किसी और को समझ नहीं आ रही है तो उस समय जजेस उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। और एक और काम, दे कैन डिक्लेयर invalid any law of the legislature action of executive whether at union level or the state level। इसका क्या मतलब है कि वो लोग ये बताएंगे कि जो बिल पार्लियामेंट या विधानसभा में आ रहा है वो बिल कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। ये डिसाइड करने का काम भी किसका होता है? कोर्ट्स का होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। कंट्री ने जो पॉलिसी बनाई या कंट्री जो बिल पार्लियामेंट में आ रहा है उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन बताएगा? कोर्ट्स बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब है वेदर दिस बिल इज़ नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दिस इज़ नोन एज अ जुडिशियल रिव्यू। इसको जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि ये बिल आया लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के लिए गया है, तो उसको भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक और कोर प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं है कहीं। तो ये राइट केवल कोर्ट्स को होती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या पावर्स मिली हैं? और पावर ये मिली है, द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज़ दैट इट अलाउ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं ना, 6 फंडामेंटल राइट्स आपने सुना है पिछली क्लास में, उन फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। अगर हमको फ्रीडम नहीं मिल रही है, इक्वालिटी नहीं मिल रही है, हमारे साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हमारा हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इवन वी कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि हम पड़ोसी के अगेंस्ट ही कोर्ट में जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलते होते हैं कि वो गवर्नमेंट हमारे को ये नहीं दे रही है या हमारे साथ ये ख़राब हो गया। तो ये भी आप बताएंगे कि हमारी जुडिशरी का ही काम होता है। इसके अलावा कई बार हम anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of government. It is called PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पिछले साल भी था 8th क्लास में। अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट के किसी काम से पब्लिक का कुछ हार्म हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो हम कोर्ट में PIL डाल सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मान लो मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन हम देखेंगे कि पब्लिक का नुकसान हो रहा है, तो कोई भी इंडिविजुअल PIL डाल सकता है। तो गवर्नमेंट जुडिशरी उसको देखेगी कि वो जो है PIL, उस कई बार गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या कोई लॉ है तो उस पर कोर्ट रोक लगा देता है कि आप इसको रोक दीजिए, अभी ये काम नहीं हो सकता जब तक कि डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कोई PIL किसी ने डाल दिया, तो ये सब जुडिशरी के पॉइंट होते हैं। नाउ हियर इज़ वन असाइनमेंट फॉर यू, डू दिस। ठीक है, ये आप करेंगे। गिव वन रीज़न ईच आर्ग्यू द इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में
आपको क्या पॉइंट लगता है कि अपॉइंटमेंट में ऐसा क्या है जो उनको इंडिपेंडेंसी दे रहा है, रिमूवल में ऐसा क्या है जो उनको इंडिपेंडेंसी दे रहा है, और पावर्स ऑफ जुडिशरी क्या है। फिर आप देखो, ये आपको एक फ़ोटो दिया है, साइड में आपको बताया गया है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका ओथ हो रहा है। चीफ जस्टिस को कौन ओथ दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। तो ये आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे वाई आर पीपल अलाउड टू गो कोर्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन। कभी आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट तो इतना काम कर रही है तो हम उसके अगेंस्ट क्यों जा सकते हैं? हम इसलिए जा सकते हैं कि वो हमारे किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना कर रही हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये आपको कुछ ग्लोसरी में नए टर्म्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। और इसके एक्सरसाइजेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इसके एक्सरसाइजेस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इफ़ यू आर इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक। अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो आप इनमें से कौन से डिसीजन ले सकते हो? सेलेक्ट अ पर्सन लाइक you like as a president, dismiss a prime minister who is majority in Lok Sabha, ask reconsideration of bill passed by the both houses, nominate the leaders of your choice to the council of ministers. I think you will agree that you can do only the third C. तो ऐसे ही आप इस सबको करिएगा तो you will enjoy, और आपको समझ आएगा कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर वॉज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। शी कॉल्ड टू स्टूडेंट टू एक्ट एज अ लीडर ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टी। शी गेव देम एन ऑप्शन, ईच वन कुड हैव चूज अ मेजॉरिटी ईदर द मॉक लोकसभा और द राज्यसभा। इफ दिस चॉइस इज गिवन टू यू, विच वन वुड यू चूज़ एंड वाई। तो अगर आपको मौका मिलता है दोनों में से किसका लीडर बनने का, तो आप किसके लीडर बनेंगे, लोकसभा या राज्यसभा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे लोकसभा का जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने ये पढ़ लिया है, लोकसभा को ज़्यादा पावर्स हैं। लेकिन अगर आप राज्यसभा के लीडर भी बनना चाह रहे हैं तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। उस समय आप अपना आर्ग्यूमेंट दीजिए कि वाई यू वांट टू बिकम द लीडर ऑफ राज्यसभा, बिकॉज राज्यसभा इज कंसिडर्ड अपर हाउस। लोकसभा के लिए 25 ईयर्स एज है, उसके राज्यसभा के लिए 35। उनको ज़्यादा मैच्योर माना जाता है, और राज्यसभा को स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो आपको वहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो आप इसको एक बार इन क्वेश्चंस को डिस्कस हम लाइव क्लासेस में भी करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। आपको जो भी डाउट है, और हाँ, केवल वीडियो सुनना नहीं है, आपको चैप्टर रीड करना है, अंडरलाइन करिए, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको एसएसटी की कॉपी में लिखने हैं। एंड वी विल डिस्कस ऑल योर डाउट्स इन लाइव क्लास ऑल्सो। ओके, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।